हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले के जो है टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं 2 लेक्चर्स के अंदर। अब देखते हैं, और हम लैब असिस्टेंट के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, और ये मेरे खुद के नोट्स हैं। ये जो हैंड राइटिंग्स वगैरह ही लिखी हुई है, बस ये कन्वर्ट कर दिया एआई के जरिए ये, लेकिन है ये मेरे ही नोट्स, ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी इस कारण से। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो when light travels in the same homogeneous medium it travels along a straight path। ठीक है, जब सेम होमोजीनस मीडियम में जाती है, यानी कि जैसे एयर है तो एयर में ही ट्रेवल कर रही है, वाटर है तो वाटर के अंदर ही, सेम मीडियम जो है चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और वह कैसे ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट पाथ की तरह ट्रेवल करती है अगर होमोजीनस मीडियम है तो, ठीक है। लेकिन हाउएवर, यानी कि इन कॉन्ट्रास्ट, व्हेन लाइट passes from one medium to another medium of different optical density it bend। अगर जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही जो लाइट है पास करती है या क्रॉस करती है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को, तब वह क्या है, बेंड कर जाती है। अगर उनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है मीडियम्स की अलग अलग है, जैसे कि इधर एयर है और नीचे क्या है, ये वाटर है, तो इनकी ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डिफरेंट है। उस कारण से जो लाइट जो है, जैसे लाइट ऐसे आ रही है और ये नॉर्मल है, तो बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल अगर डेंसर मीडियम में है तो। डेंसर मीडियम में होने पर, एक मिनट, ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। जानी ऐसे चाहिए थी एक्चुअली में, लेकिन ये बेंड हो गई, ठीक है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, रेयर मीडियम से अगर डेंसर में जाती है तो। आगे और देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। दो मीडियम को जो सेपरेट करने वाली बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पर जो लाइट है वह बेंड कर जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, जिसमें जो लाइट है तेज़ी से जो है ट्रेवल करती है, उसे हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं। जैसे एयर हो गया, इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, एयर क्या है, रेयर मीडियम है। वैसे भी एयर और वैक्यूम सबसे रेयर मीडियम ही है, उसमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर और वैक्यूम की लगभग 1 के इक्वल आती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट जो है कुछ भी नहीं होती, यूनिट लेस होती है ये, ठीक है। तो मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोअर ऑप्टिकली, डेंसर मीडियम होता है जिसमें लाइट स्लो ट्रेवल करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाई ए टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रेस्पेक्ट में किसी भी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तब उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि म्यू इज इक्वल टू सी क्या है यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम विद, ठीक है, अपॉन बी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, किस भी मीडियम में जिस मीडियम की हमें निकालनी है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर के रेस्पेक्ट में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो ऑप्टिकली डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो मीडियम है, जितना मीडियम डेंसर होगा, यानी कि उसके अंदर वेलोसिटी जो है लाइट की कम होती जाएगी, स्लोली ट्रेवल करेगा, तो उस कारण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगी, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होगी? जब हम अभी हमने देख भी लिया था, अगर हम कहाँ से जाते हैं, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाते हैं, तो लाइट जो है बेंड हो जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और अगर हम डेंसर टू, यानी कि जैसे डेंसर मीडियम क्या है, वाटर टू एयर में जाएंगे, लाइट जा रही है वाटर टू एयर, यानी कि डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चले जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें एआई का डायग्राम ऐसे बना दिया, ये एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये दूर हो जाएगी ऐसे, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक मिनट, देखो ये, ठीक है, ऐसे कर दिया। जानी कैसे चाहिए, ऐसे जानी चाहिए जैसे जा रही है, लेकिन जाती कैसे है, अवे फ्रॉम द, एक मिनट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। ये
ऐसे जाएगी एक्चुअली में, ये होगा रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और ये जो है एक्चुअली में आ रही है लाइट, ऐसे आ रही है लेकिन जाएगी ऐसे, ठीक है, ये जाएगी दूर होकर के जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी, ये वाली जाएगी जो मैंने रेड से बनाई है, ठीक है। और ऐसे इसमें जानी ऐसे चाहिए थी, ये सीधी लाइन ले करके जाएंगे तो हम, अरे यार एक मिनट, ऐसे ये सीधी लाइन जानी चाहिए लेकिन ये बेंड हो गई किधर, टुवार्ड द नॉर्मल। कब, हम जब रेयर टू डेंसर जाते हैं, ठीक है। और वैसे ये अच्छी तरह से नोट्स में लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टू केसेस वेयर लाइट डज नॉट बेंड, लाइट कब बेंड नहीं होगी, जब हम नॉर्मल पर इंसिडेंट होगी, लाइट जो है नॉर्मल पर इंसिडेंट हो रही है तो वह डायरेक्टली पास हो जाएगी किससे, मीडियम से, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल पर आ रही है तो कोई भी लाइट इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्रैक्टेड जो एंगल है वह भी 0 होगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है जब लाइट बेंड नहीं होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, एयर से एयर में ही जाएगी तो क्या बेंड होगी, नहीं होगी ना, क्यों, सेम ट्रेवल करेगी। देखो होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है होमोजीनियस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इक्वल टू 2 होगा। तो यानी कि ये एयर है तो ये भी, दूसरा भी ये क्या होगा एयर, ये वाटर है तो ये भी क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो सेम मीडियम है, उस कारण से जो है ट्रेवल जो है सीधी करेगी, ठीक है। ये बैंड नहीं हो रही है, इसमें बैंड होती हुई दिखाई दे रही है, बैंड नहीं हो रही है। एआई के डायग्राम है थोड़े से, क्योंकि मेरे नोट्स से ही लिया है एज इट इज, लेकिन नोट्स में क्या थोड़ा सा मेरे क्लियर राइटिंग नहीं है। ये सीधी जो है सीधी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, बैंड नहीं हो रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है, बिल्कुल बैंड नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि सेम मीडियम है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है वो देखते हैं। μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम है, मतलब 1 मीडियम का नाम 1 है, ठीक है, यानी कि μ1 मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ये एक्चुअली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, विद रेस्पेक्ट टू एयर के साथ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सी मतलब सी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम अपॉन v1 क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो भी मीडियम 1 है, ठीक है। ये तो हो गई μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गई। μ2 क्या हो गई, c अपॉन v2 सेकेंड मीडियम के अंदर। अब उन दोनों जो है मीडियम है, मीडियम सेकेंड अपॉन मीडियम फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, इसको अगर हम करेंगे सॉल्व, μ2 अपॉन μ1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ2 की वैल्यू क्या है, c अपॉन b2 अपॉन μ1 की क्या है, c अपॉन b1, तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा तो b ऊपर चला जाएगा, b1 ऊपर चला जाएगा, b2 नीचे, तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2। ये तो जस्ट जनरल मैथ है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम ये जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू लैम्बडा होता है, ये हमेशा वैलिड है, वेव में भी पढ़ेंगे हम, एसएचएम में भी देखा था हमने ये, ठीक है, ऑसिलेशन के अंदर। तो b इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इनटू लैम्बडा, लैम्बडा क्या, वेव लेंथ है, ये इक्वल रहता है। अगर फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में जो है लाइट की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है, तो उसकी जो है वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो b1 इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा 1, b2 इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा 2, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अगर सेम है तो, ठीक है। तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, हमने देख लिया है ये कैसे आया। तो b1 क्या है, ये है b1 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्बडा 1 और b2 इज इक्वल टू है फ्रिक्वेंसी टू लैम्बडा 2, तो फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी कैंसिल हो गई क्योंकि सेम है। तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। तो फाइनली ये हमने लिख दिया है, ये क्या है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, μ2 अपॉन μ1। तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू ये रहा, ये लिखा हुआ है सब, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगी, 1 होगी। लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी, एयर की, यानी कि लीस्ट ऑप्टिकली डेंस क्या है, एयर है, सबसे कम,
ऑप्टिकली डेंस है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम होती है एयर के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमेशा ज़्यादा रहेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या रहेगी, हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या 1 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर से ज़्यादा रहेगी। तो सीधी सी बात है, हमेशा वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा आएगी। इसे फील कैसे करें? फील करने के लिए, इफ़ ए मीडियम हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो इसका मतलब क्या है, मीडियम इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है 3 टाइम्स लेस होगी देन जो एयर में होती है लाइट की स्पीड, उससे कम होगी किसके अंदर, मीडियम के अंदर। इट आल्सो मीन्स दैट वेवलेंथ जो है वह भी 3 टाइम्स लेस देन होगी जो वेवलेंथ एयर के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, सी इज इक्वल टू, ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालनी है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है, आगे ये कैसे आया ये यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है अंडर रूट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये म्यू आर क्या है, परमिटिविटी ऑफ, देखो म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ना, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, एक ही बात है इन दोनों का। ठीक है, म्यू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर का मतलब एक ही है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये दोनों का मतलब। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये फॉर्मूला है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इंटू म्यू अंडर रूट के अंदर, ये क्या है, मीडियम के अंदर परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, इसका मतलब है ना, मतलब कितना परमिट कर रहा है किसी भी चीज़ को, लाइट को या फिर किसी। म्यू नॉट जो होता है वह किसमें, मैग्नेटिक चीज़ को दर्शाता है। म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही होता है इन मैग्नेटिक में। एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक में, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब आपको आएगा म्यू नॉट, है ना। और जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे जब आता है उसमें, सॉरी अरे कन्फ्यूज हो रहा हूँ यार मैं खुद बताने, मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये है दोनों क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है म्यू नॉट, और म्यू क्या है, मीडियम की परमिटिविटी है कि जो कोई भी मीडियम है कितना परमिट कर रहा है। और हम जानते हैं जो लाइट है क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही तो है। ठीक है, तो लाइट वही है, हमने पहले देख लिया उस कारण से, और पहले भी ये मैं बता चुका हूँ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, किसी भी मीडियम की b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन और म्यू। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी मीडियम की, ठीक है, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर के रेस्पेक्ट में किसी की भी वेलोसिटी, किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एयर, वह क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, सी अपॉन बी, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1 अपॉन म्यू नॉट, ये क्या है, अपॉन का साइन है, कॉमन नहीं है यहाँ, अपॉन या डिवाइड है ना, तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। अरे मुझे अपनी राइटिंग और ज़्यादा इम्प्रूव करनी होगी। ठीक है, ये है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू आ जाता है एप्सिलॉन और म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ये हो गया म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये होता है। ठीक है, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, जो पहले हमने देखा था, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अंडर रूट
एप्सिलॉन आर म्यू आर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लेकिन ज़रूरत नहीं थी एक्सप्लेन करने की, बस ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना बस, ठीक है। समराइज भी करते हैं तो वही है जो हमने पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होती है। बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, तो बी इज इक्वल टू क्या होता, बी इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन म्यू, ठीक है। मीडियम की क्या होगी, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। सी क्या है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम, एंड बी एम क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम, जो भी मीडियम की हमें निकालनी है वो मीडियम, ठीक है यहाँ। और लैम्डा एम क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो भी मीडियम दे रखा है उस मीडियम अपॉन जो एक्चुअल में एयर के अंदर वेवलेंथ है अपॉन म्यू, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये वही है। म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, तो ये याद रख लेना है। ये सारे अगर आप याद रख लेते हैं समरी को तो भी आपका काम बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये हमने देख लिया है, ये देख लिया है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर आते हैं अपन, ठीक है। ये सारे नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। सारे नोट्स जो मैं तैयार करके सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, अच्छे से। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वही है, बहुत ही इजी है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ये कोई एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर ही ये क्या है, इंसिडेंट इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड ना कि रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये बात याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इक्वल नहीं होते, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते हैं यहाँ पर, है ना। स्नेल्स लॉ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पी वाई क्यू में आ चुका है, ठीक है। द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट रहता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी जैसे कि मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ये कोई मीडियम है, इसमें इंसिडेंट एंगल ये नॉर्मल, ठीक है, ये रेयर है, ये डेंसर है, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल। अब ये रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, टुवार्ड द उसमें वो ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये ऐसे नॉर्मल है, यहाँ पर कोई भी एंगल बना है ऐसे, यहाँ कोई भी एंगल बना है ऐसे, है ना, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं I1, ये I2 मान लेते हैं, ये I3 मान लेते हैं, ये R1, ये R2, ये R3 मान लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। और इधर भी समझा दिया। तो साइन I अपॉन साइन R जो है, साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू रहेगा साइन R2 अपॉन साइन I2 अपॉन साइन R2, ठीक है। मतलब एक ही मीडियम है तो उसमें जो उसके जो जितने भी पेयर बनेंगे किसी भी एंगल से जाएंगे उनका जो वो रेशो आएगा वह कांस्टेंट रहेगा, कहने का मतलब, ठीक है। समझे बात आप या नहीं, यह जगह नहीं है, फिर भी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो ये राइटिंग मुझे लेट होगी, मैं कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा इसे अच्छे से करने की, ठीक है। तो देखो ये कोई इंसिडेंट एंगल है और ये इसका रिफ्रैक्ट एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है, ये बोल देते हैं। ये रेयर है ऊपर की साइड और ये डेंसर है ना, और नीचे क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। और ये दूसरा I2 एंगल है, ये I2 है, ये R2 है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि I साइन I1 अपॉन साइन R2 इक्वल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा जो साइन I2 अपॉन साइन R2, कहने का मतलब ये है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
तो साइन आई वन अपॉन साइन जो मैंने समझाया है ना ये, ठीक है, ये थोड़ा सा रेयर टू डेंसर में जा रहे हैं, ये मीडियम सेम है ना, रेयर टू डेंसर में जाएंगे। यहाँ पर दूसरा एंगल और बना लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें क्या है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है एआई ने ये बनाने में डायग्राम, ठीक है। ये ऐसे बनाना चाहिए था जैसे मैंने ऊपर दिखाया ना, ऐसे, ठीक है। तो साइन आई वन अपॉन साइन आर टू इक्वल टू रहेगा साइन आई टू अपॉन साइन आर टू, साइन आई थ्री, एक और एंगल बना लेते हैं यहाँ, ये आई थ्री है, ये आर थ्री है, ठीक है। तो वो सारे इक्वल रहेंगे यानी कांस्टेंट रहेंगे, इनकी जो वैल्यू आएगी ना, साइन आई वन अपॉन साइन आर टू, आर वन अपॉन साइन इज इक्वल टू रहेगा साइन आई टू अपॉन साइन आर टू इज इक्वल टू रहेगा साइन आई थ्री अपॉन साइन आर थ्री। ये सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, सारे इक्वल रहेंगे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। म्यू टू मतलब यहाँ डेंसर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन रेरर, है ना, ये बात याद रखना है। स्नेल्स लॉ, डेंसर अपॉन रेरर, ठीक है, डेंसर अपॉन रेरर। म्यू टू क्या है यहाँ, डेंसर है ना, ये म्यू टू क्या है, डेंसर है, ठीक है। म्यू वन क्या है, रेरर है ना, ये बात याद रखनी है। अब देखो ये म्यू टू अपॉन म्यू वन है, तो हम देखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो साइन आई म्यू वन के साथ जाएगा। म्यू वन क्या है यहाँ, रेरर, यानी कि इंसिडेंस जो एंगल है कहाँ से आ रहा है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके अंदर से आ रहा है, रेरर टू कहाँ जा रहा है, डेंसर में। म्यू टू क्या है, डेंसर, ठीक है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। जिस एंगल, देखो इंसिडेंट एंगल जिस मीडियम से आ रहा है उस मीडियम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है ना, म्यू वन अपॉन म्यू टू। इसको हम आगे लिखेंगे तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डेंसर अपॉन रेरर, ठीक है। ये बात समझ में आई ना आपको या नहीं? देखो बहुत ही इजी में लिखा हुआ है, ये मेरे ही नोट्स हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसको मैं अच्छे से नोट्स में बनवा करके एआई से, या फिर मैं खुद बना देता हूँ, रुको एआई से भी बनवा दूंगा, दे दूंगा। नोट्स सारे जो है आपको करेक्ट मिलेंगे, है ना। एक सेकंड बस, है ना। ठीक है, ये I1 है, ये R1 है ना, ठीक है। वैसे तो आप समझ गए हैं, ये नॉर्मल है ना। ये I2 है, ये R2, ऐसे ही यहाँ ये I3 है, ये R3 है ना, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, यानी कि म्यू वन साइन आई क्या रहेगा, कांस्टेंट, म्यू टू साइन आर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्नेल्स लॉ हमने समझ लिया है अच्छे से। अब देखते हैं डेविएशन ऑफ ए रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के जरिए कितना डेविएशन होता है किसी भी रे के अंदर, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो देखो ये रेरर मीडियम है ऊपर और नीचे डेंसर मीडियम है। हम म्यू वन मानते हैं अधिकतर रेरर को, म्यू टू डेंसर को मानते हैं। ये जरूर नहीं है मैंने माना म्यू वन, ठीक है। म्यू टू मान सकते हैं रेरर, म्यू और डेंसर को म्यू वन मान सकते हैं, कैसे भी मान लो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में है क्या, ऊपर ये रेरर है, नीचे डेंसर है, तो ये टर्म याद होनी ज़्यादा ज़रूरी है। रेरर डेंसर, म्यू वन म्यू टू ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसे हम म्यू आर अपॉन म्यू डी लिखें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल आई से जा रहा है, रेरर से डेंसर में जा रहा है, तो टुवार्ड द नॉर्मल जाएगा। एक्चुअली में ये जो रेज आ रही है वैसे जानी तो ऐसे चाहिए थी ना, ऐसे देखो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जा कर के ये ऐसे डेविएट हो गई, इतनी ये डेविएट हो गई, तो ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। ये इतनी क्या हो गई है, यहाँ डेविएट हो गई, एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा, ये एंगल ऑफ डेविएशन है ना, ये डेविएट हो गई, इतनी जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन जा ऐसे रही है, तो कितनी डेविएट हो गई, इतनी डेविएट हो गई। तो ये जो एंगल है, देखो ये टोटल पूरा जो मैं बना रहा हूँ वो ध्यान से देखना, ये आई एंगल है और ये
ये आई एंगल से ही जानी चाहिए थी, ये आई होगा ना, ये ब्लैक से जो बनाया है मैंने, ये दोनों इक्वल ही तो है। तो ये लेकिन कितना डेविएट हो गई आई में से, अगर हम आर इस एंगल को, ये छोटा वाला जो एंगल बना हुआ ये आर है, इसको अगर माइनस कर दें तो हमें डेविएशन निकल के आएगा। ये आर है और ये क्या है, ये पूरा क्या आई है। तो डेविएशन इज इक्वल टू, ये डेविएशन है, डेविएशन इज इक्वल टू मॉड के अंदर आई माइनस आर। ठीक है, मॉड मतलब वैल्यू जो है नेगेटिव प्लस में कैसे भी ले लो, हमें अगर मॉड में लिखते हैं तो हमें उनका जो है डिफरेंस ही लिखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, डेविएशन ऑफ रे ड्यू टू रिफ्लेक्शन। समझ गए ना आप, यानी कि ये कोई लाइट ऐसे आई, जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये टुवार्ड द नॉर्मल हो गई क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रही है। ठीक है, तो ये जो जितनी मोड़ी है, ठीक है, बैंड हुई है किधर की साइड, नॉर्मल की साइड, जितने एंगल से बैंड हुई है उसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब ये यहाँ क्या रिफ्रैक्शन से हुई तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के जरिए भी हमने देख चुके हैं। ठीक है, रियल एंड अपरेंट डेप्थ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन रेरर मीडियम। जैसे कि ऑब्जर्वर हम हो गए रेरर मीडियम के अंदर और हम पानी के अंदर मछली को देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये ऐसे केस हैं जिसमें जो देखने वाला है वह किस में है, रेरर मीडियम में, यानी कि एयर में। और जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं, जो ऑब्जर्वर होता है वो रेरर में होता है, और जो मीडियम है और जो ऑब्जेक्ट है वह डेंसर मीडियम में है। ठीक है, तो ये देखो ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये रहा है ना। अब देखो लाइट रेज, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मछली है पानी के अंदर, यहाँ से लाइट रेज गई ऐसे, जैसे ही ये जो सेपरेटिंग है, ये जो बाउंड्री है रेरर और डेंसर की, जैसे डेंसर टू रेरर में जाएगी लाइट, तो जानी तो ये ऐसे चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से लाइट रेज मछली से जाएंगी, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, जब जो लाइट रेज है उससे टकरा करके हमारी आईज के अंदर एंटर करती है। ठीक है, तब हम देख पाते हैं। तो ये यहाँ से लाइट रेज आई मछली से, ठीक है, और आकर के क्या हो गई, अवे फ्रॉम द बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई, ऐसे हमारी आँख में जा रही है, जानी ऐसे चाहिए थी ऊपर, है ना। तो अगर हम देखें आँख से ऐसे जा रही, तो इस जो आँख में आ रही है लाइट रेज, हम उसी को आगे बढ़ा करके जाएंगे तो यहाँ पर जा रही है वो, तो हमें एक्चुअली में जो है देखेगा कैसा, देखेगा यहाँ पर जो मछली है वह हमें यहाँ देखेगी, यहाँ ये अपरेंट डेप्थ है डी डैश, मछली हमें डी डैश देखेगी, अपरेंट डेप्थ। एक्चुअली में मछली कहाँ है, यहाँ सरफेस से यहाँ पर है, जो है रियल डेप्थ डी। ठीक है, अपरेंट डेप्थ ये है ना, डी डैश है, ऐसा हमें दिख रहा है। तो रियल डेप्थ डी, अपरेंट डेप्थ डी डैश। तो डी डैश यानी कि अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखना है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। डेप्थ शुड बी मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सरफेस से ही हम जो है डेप्थ को मेजर करते हैं। शिफ्ट क्या है, शिफ्ट कितना हुआ है, शिफ्ट मतलब हमें एक्चुअली में तो है यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट और हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअली में है और अपरेंट है, यानी जो दिख रहा है, हमें दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है, अपीयर हो रहा है, उसके बीच में कितना शिफ्ट आ रहा है उसे हम शिफ्ट बोलते हैं। तो शिफ्ट क्या होगा, डी माइनस, यानी कि एक्चुअल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, डी डेप्थ में डी में से डी डैश माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी ना हमारी, कौन सी वाली, देखो ये वाली, यहाँ कौन सा कलर यूज किया जाए, जो देखे ये लो है, ये ना ग्रीन, ये डेप्थ, ये जो है ये शिफ्ट है, शिफ्ट कितना शिफ्ट हुआ है ना, तो d माइनस डी डैश, सीधी सी बात समझने वाली बात है। तो d हमें मालूम है, d क्या है, d है, और d डैश हमें मालूम है, d डैश इक्वल टू डी अपॉन म्यू, म्यू क्या है, या म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, यानी वाटर जो भी है, जो भी डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। 99% केसेस इसी के होंगे, तो इसको हम अगर डी को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, शिफ्ट इज इक्वल टू डी एक्चुअल डेप्थ अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दूसरे केस क्या है जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम में है, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है डेंसर मीडियम, यानी कि मछली देख रही है किसी भी वर्ड को या किसी को, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस जो है 1% है, ठीक है। तो इसमें जो डायग्राम है थोड़ा सा अलग बना रखा है, तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं मछली देख रही है बर्ड को, तो लाइट रेज क्या कहाँ से आएंगी, बर्ड से आएंगी, ठीक है, ना कि मछली से जाएंगी, है ना। तो ये थोड़ा सा अपोजिट बना रखा है यहाँ, है ना, और ये डायग्राम भी सही नहीं है। एक मिनट इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा, है ना। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो लाइट रेज आएंगी, ऐसे आएंगी, दूसरा कलर ले लेता हूँ, बर्ड से लाइट रे आई ऐसे। तो अब ये क्या है, रेयर मीडियम है, ऊपर बर्ड कहाँ पर है, एयर के अंदर, तो रेयर मीडियम, मछली किस में अंदर, वाटर के अंदर, तो डेंसर मीडियम, है ना। तो लाइट रेज आएंगी डेंसर मीडियम में, तो कहाँ जाएंगी, टुवार्ड्स या आवे, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना। तो मछली जो है, ये मछली है यहाँ पर, है ना, इसको मत मानो, ठीक है। मछली यहाँ पर है, यहाँ से देख रही है, तो उसको जो यहाँ से आई से देखेगी तो उसको ये जो है यहाँ देखेगी, यहाँ पर देखेगा क्या, पक्षी एक्चुअली में दूर देखेगा जो देखना चाहिए, ठीक है, इतना दूर देखेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में तो यहाँ सरफेस से देखें तो ये है डी, लेकिन डी डैश अपरेंट जो डिस्टेंस है वह डी डैश है, दूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अगर रेयर के अंदर क्या है, ऑब्जर्वर है, तब क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ हो जाएगा, और अगर रेयर के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा, डी डैश अपॉन डी हो जाएगा, यानी कि अपरेंट डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ, है ना, ये हो जाएगा, यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये दोनों याद रखना, ये याद मत रखो, ठीक है, ये याद रखो, ये वाला, है ना, ये वाला याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो ये आप समझ रहे हैं, मछली को जो है पक्षी दूर दिखाई देगा, इसको मछली मत मानिए, है ना, ये यहाँ पर मानिए मछली, है ना, यहाँ दिखाई देगा, एक्चुअली में वह है पास, तो शिफ्ट कितना होगा, डी डैश माइनस डी डैश, यानी दूर दिखाई दे रहा है, माइनस डी, यहाँ से अपोजिट हो रहा है, वहाँ क्या डी माइनस डी डैश, यहाँ डी डैश माइनस डी, यानी कि अपरेंट माइनस अपरेंट दूर है ना। तो हमको मालूम है डी डैश क्या है, म्यू इंटू डी माइनस डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी माइनस म्यू माइनस 1। तो ये 1% चांसेस है इस प्रकार के आने के। बस हमें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कब बेंड हो रही है लाइट किधर से, तो सीधी सी बात है, रेयर टू डेंसर में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, डेंसर में कम होगी लाइट तो स्लो मूव करेगी तो नॉर्मल की साइड आ जाएगी। बस ये बात याद रखनी है। अपरेंट डेप्थ फॉर मल्टीपल लेयर, तो ये फॉर्मूला याद रखें, जैसे ये कोई भी D1 डिस्टेंस कोई भी जो है लेयर्स की है, ये D2 डिस्टेंस है, ये D3 डिस्टेंस है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ1 μ2 μ3 ये मीडियम है, तो अपरेंट डेप्थ जो होगी D1 अपॉन μ1 प्लस D2 अपॉन μ2 प्लस D3 अपॉन μ3। बस याद रख लेना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिफ्ट थ्रो ए ग्लास स्लैब, ये याद रखना है, बस याद रखना है शिफ्ट। जैसे कि देखो यहाँ पर ये डायग्राम सही नहीं बना हुआ है, मैं इसको यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, इधर करेक्ट कर दूँ, इधर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई ग्लास स्लैब है ना, ठीक है, ये यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ से कोई लाइट रेज आएगी ऐसे, एक मिनट, लाइट रेज आई, ये रेयर मीडियम है, ये इसका डायग्राम, ये डायग्राम है ना, अच्छे से बना, रेयर मीडियम है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट क्या करेगी बताओ, रेयर टू डेंसर, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के टुवार्ड्स होगी या आगे होगी, तो एक मिनट, थोड़ा ये बहुत छोटे उसमें बना रहे, तो जानी तो ये ऐसे चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये क्या थोड़ी सी बेंड होकर के ऐसे चले जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल है, यहाँ जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी रेयर तो अभी चली जाएगी, तो ऐसे यहाँ से हम आँख से
ये देख रहे हैं, है ना, इस प्रकार से लाइट जा रही है ना। तो अब ये आँख से हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये आँख है ना, आई या फिर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है ना, तो ये देख रहा है इसको, ठीक है। तो एक्चुअली में ये है तो यहाँ, लेकिन इसे देखेगी कहाँ, इस लाइन को जो रेज इसके अंदर एंटर कर रही है उसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो यहाँ आकर के टकरा रही है, तो यहाँ यहाँ देखेगी इमेज एक्चुअली में है यहाँ। तो उसके बीच का जो ये शिफ्ट है ये क्या है, एक्स है ना, और इसकी जो ये टी जो है इसकी क्या है, थिकनेस है। तो शिफ्ट कितना हो रहा है, एक्स शिफ्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में। तो शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ, ये क्या टी क्या, थिकनेस ऑफ स्लैब, ये टी है 1 माइनस 1/μ, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रख लेना है, ये मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये समझ में भी नहीं आया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। बस ये शिफ्ट इज इक्वल टू टी ब्रैकेट 1 माइनस 1/μ व्हेन सराउंडिंग मीडियम इज एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, बीच में क्या है, ग्लास स्लैब है ना, ये बात याद रखनी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये सिलेबस में तो ये भी नहीं है, लेकिन ये मैंने बता दिया, ये याद रख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये सिलेबस में है ही नहीं, ये ग्लास स्लैब वगैरह है ना, ये मैं हटा रहा हूँ। अब आते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ये क्या है, देखो पहले देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होगा। जैसे कि ये कोई मीडियम है डेंसर, तो यहाँ क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, जब हम डेंसर टू रेयर मीडियम में जाते हैं तब क्या लाइट क्या होती है, रेयर में जाएगी तो लाइट क्या है, नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ठीक है। तो हम इतने एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करवाएं कि नॉर्मल से इतना अवे हो जाए कि वह उसी ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। यानी कि जैसे कि ये है, ये क्या डेंसर है, ऊपर क्या है, रेयर मीडियम है। तो हम डेंसर मीडियम के अंदर लाइट को, ये नॉर्मल है, डेंसर मीडियम के अंदर लाइट को इंसिडेंट करवाएं और इतने एंगल से इंसिडेंट करवाए कि वो, जैसे देखो जानी तो ऐसी चाहिए है ना, लेकिन ये नॉर्मल से और दूर जाएगी, तो इतना नॉर्मल से इतना अवे हो जाए कि वह जो है इसके जो प्लेन है, प्लेन के जो है पैरेलल या प्लेन पर ही क्या है रिफ्लेक्ट हो जाए, प्लेन के अलोंग हो जाए, तब उस कंडीशन को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, है ना। क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल हो जाएगा, उसे ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलेंगे इस कंडीशन को। लेकिन हम जैसे ही अभी इस एंगल को क्या है, क्रिटिकल एंगल, यानी कि नॉर्मल से 90 डिग्री बना लेता है जब रिफ्लेक्टेड एंगल जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बना लेता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये आर है, 90 डिग्री बना रहा है, तब इसे जो एंगल जो इंसिडेंट करवाया वो एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब जैसे क्रिटिकल एंगल से, तो ये तो क्रिटिकल एंगल हो गया, जो इंसिडेंट एंगल हो रहा है वो क्रिटिकल एंगल हो गया, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल हो रहा है जो 90 डिग्री बना रहा है नॉर्मल के साथ, उसे उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलेंगे। अब जैसे क्रिटिकल एंगल से हमें ज़्यादा की अगर हम जो है लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो ये क्या है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब देखो समझते हैं, ठीक है, मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है क्या है। देखो जैसे ये कोई भी सोर्स है लाइट का, यहाँ से लाइट गई, ठीक है, ये एक मीडियम है डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएंगे, तो इंसिडेंट लाइट गई यहाँ पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है क्रिटिकल एंगल से कम है। क्रिटिकल एंगल क्या है, हमने देख लिया है, बता दिया है। क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल इन ए डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, ठीक है। रेयर मीडियम के अंदर जो एंगल है 90 डिग्री बन जाता है, वह क्या है, क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, तो रिफ्लेक्टेड जो एंगल है वह 90 डिग्री से कम है, ये रहा। तो तब तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ नॉर्मली रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जैसे इंसिडेंट एंगल हमने किसके इक्वल कर दिया है, यहाँ से लाइट रेज ऐसे जा रही है, ये सोर्स से ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है जो है वह क्रिटिकल एंगल के इक्वल बन रहा है। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ये, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसे ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलेंगे। और दूसरी बात,
ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल जो है वह क्रिटिकल एंगल ही कहलाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बन रहा है रेयर मीडियम के अंदर। अब जैसे जो ये इंसिडेंट एंगल है ये वाला हमने, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है, इस ये रे आ रही है, ये क्या है, इंसिडेंट एंगल जो है वह ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन होगा तो सीधी सी बात है, ज़्यादा बड़ा होगा तो 90 से ज़्यादा एंगल बनाएगा, तो वह क्या है उसी सेम मीडियम के अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एंगल बना है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ना कि रिफ्रैक्टेड एंगल, समझे, ग्रेजिंग इमरजेंस नहीं हो रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ तो ये इंसिडेंट एंगल ये जो है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तब यहाँ का क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यहाँ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और एक्चुअली में ये है क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में हो रहा है, ठीक है। और अगर ये बन गया है ना कंडीशन, तो क्रिटिकल एंगल देख लिया है, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है ये फर्स्ट वाली कंडीशन में तो रिफ्रैक्शन होगा, और अगर जो है क्रिटिकल एंगल के इक्वल है इंसिडेंट एंगल जो है तब उसमें क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, ठीक है। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है इंसिडेंट एंगल, जो इंसिडेंट रे है वो एंगल बना रही है, ज़्यादा बना रही है क्रिटिकल एंगल से, तब उसमें क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, 100% होगा। इंटेंसिटी क्या है, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी जो है 100% रहेगी, यानी कि 100% जो है लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होगा, स्टार्ट विथ स्नेल्स लॉ, म्यू टू साइन आई, याद रखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई के साथ है वह कौन सी है, जिसके अंदर इंसिडेंट एंगल हो रहा है, साइन आई इंसिडेंट एंगल किस मीडियम के अंदर हो रहा है, म्यू टू यानी कि डेंसर, यहाँ डेंसर हो जाएगा, डेंसर मीडियम है ना, इज इक्वल टू होगा रेरर, रेरर में हो रहा है कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, रेरर में, तो रेरर के साथ साइन आर हो जाएगा, जिस भी मीडियम के अंदर एंगल बन रहा है ये हो जाएगा। बस ये वाला चीज़ आप याद रख लीजिए, उसके बाद इसको आप सोच करके करिए, हो जाएगा। यहाँ डेंसर क्या है, यहाँ डेंसर है म्यू टू, म्यू टू डेंसर है यहाँ, और म्यू वन क्या है, रेरर मीडियम है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे उस प्रकार से सारा का सारा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री 1/, हमने देखा था साइन सी इज इक्वल टू क्या है 1/म्यू, एयर के साथ म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यहाँ ग्लास म्यू जी क्या है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्रिटिकल एंगल जो होता है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर 42 डिग्री होता है, ये याद रखना है। तो साइन 42 डिग्री 1/म्यू जी हो जाएगा, ये याद रखना है। कंडीशन फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये बात है कि लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए डेंसर टू रेयरर में जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कोई भी ये बल्ब है, लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये वाटर के अंदर है, तो ये कितने एंगल तक जो है अपनी जो है ये सी एंगल है ना, कितने एंगल तक बन रहा है, और ये कितना जो है अपना सर्कल बना रहा है इल्यूमिनेंस का यानी कि लाइट का। तो ये क्या होगा, आर इज इक्वल टू, ये जो रेडियस होगी कितना होगा, तो आर इज इक्वल टू होगा h/√μ का स्क्वायर -1, म्यू का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या फिर जो भी मीडियम है। तो ये याद रखना है बस, ठीक है, और कुछ भी याद नहीं रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.4 होता है, याद रखना। क्रिटिकल एंगल जो होगा 49 डिग्री होगा वाटर का, उससे कम होगा ग्लास का 42 डिग्री, और डायमंड का 24 डिग्री होता है, ये फैक्ट्स है, याद रखना। स्पार्किंग ऑफ डायमंड,
डायमंड हैज ए वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है डायमंड की। तो डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल जो होता है 24 डिग्री होता है, यानी 24 डिग्री का थोड़ी सी इस एंगल से लाइट थोड़ी सी भी एंटर करती है तो उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और फिर डायमंड जो है चमकने लगेगा। मिराज क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ऑब्जर्व इन डेजर्ट और ओवर हॉट सरफेस लाइक कोल टार जो होते हैं ना, उसके जो रोड होते हैं उनमें हॉट सरफेस बन जाती है। जैसे ये रोड है, रोड के जस्ट ऊपर तो क्या है? हॉट है। हॉट क्या होता है? रेयर होता है। ऊपर क्या है? यहाँ कोल्ड है। कोल्ड क्या होता है? डेंसर है। तो लाइट रेज डेंसर टू रेयर में जाएंगी तो जैसे क्रिटिकल एंगल से जाएंगी तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो कोई भी पेड़ वगैरह है उसकी परछाई यहाँ दिखने लगेगी। तो ये मिराज होता है। मिराज होता है एक प्रकार का इल्यूजन होता है। समझे ना आप बात को? क्योंकि रोड के जस्ट ऊपर जो लेयर बनती है एयर की वह क्या होगी? रेयर होगी। रेयर होगी ना, क्योंकि हॉट एयर रेयर मीडियम होती है। और उसके ऊपर की जो एयर है वह क्या है? डेंस है। अब देखो कोई भी रेज आई डेंस टू हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम में ही होता है। डेंस टू रेयर में जाएगी, ये नॉर्मल है। तो ये क्या है? क्रिटिकल एंगल से जाएगी तो ये क्या उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर नीचे जाएगी नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है? हमें ऊपर की साइड ऐसा कोई भी यहाँ एक कोई पेड़ है मान लेते हैं ना, ये कोई पेड़ है तो इसका जो है हमें यहाँ इमेज सी बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये किस कारण से होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। मिराज भी है ना, तो यहाँ हम देख चुके हैं ना। अब देखते हैं मिराज हो गया। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। ऑप्टिकल फाइबर इज ए थिन होलो वायर ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज सराउंडेड बाय ए ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंदर क्या है? जैसे ये कोई एक क्या है? ट्यूब है। ठीक है, सॉलिड है ये, है ना, सॉलिड है, ये कोर है। सॉरी ये हॉलो है ना, सॉलिड नहीं है, हॉलो है, हॉलो सरफेस है। और इसके ऊपर क्या है? एक और लेयर है, किसकी? वो ग्लास की है। इस अंदर वाले की जो है इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह कम है, ऊपर की ज़्यादा। ऊपर क्या? एक प्लास्टिक कोटिंग है ताकि स्ट्रेंथ हो। तो ये इसमें जैसे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा की जो है इंसिडेंट रे जाएगी तो इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और इस प्रकार से लाइट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल हो जाएगी इजीली बिना किसी भी लॉस के, यानी कि एक्यूरेसी जो है 100% मेंटेन रहेगी। इसी से हम जो है आजकल जो है इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। अब देखते हैं, इट इज़ यूज एज गाइडेड मीडियम ऑफ द ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोर जो होती है बीच के अंदर की, ये जो कोर है, देखो ये जो कोर है वह किसकी बनी होती है? हाई क्वालिटी ग्लास प्लास्टिक ऑफ डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर की बनी हुई होती है। बफरिंग कोटिंग फॉर सेफ्टी के लिए होती है ऊपर। ठीक है, वर्किंग क्या होती है? लाइट इज इंसिडेंट ऑन एंड ऑफ द फाइबर एट ए स्मॉल एंगल, इट गोज इनसाइड, सफर रिपीटेडली, है ना, रिपीट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उसमें, है ना। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है 100% इंटेंसिटी मेंटेन रहती है। कोर की जो है रिफ्लेक्टिव कोर की जो डेंसिटी है वह कितनी है? कोर की डेंसिटी कितनी है? 1.52 होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्लैडिंग जो है इसके ऊपर जो है ये कोर है, कोर के ऊपर जो लेयर बनती है उसकी ग्लास की, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.48, जो रेयर है इन कंपैरिजन टू दिस। किसकी? कोर की कंपैरिजन में रेयर है क्लैडिंग, है ना। लाइट पाइप क्या होता है? बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, उसे लाइट पाइप बोलते हैं। जैसे एंडोस्कोपी में यूज होता है, नीड होते हैं एंडोस्कोपी के अंदर। रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ए प्रिज्म इज ए सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम वेयर रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर नॉट पैरेलल बट इंक्लाइंड एट सम एंगल, किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। तो ये देखो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए है। ठीक है, क्यों है? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? द एंगल बिटवीन द फेसेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम विच इज इमर्जेज। तो लाइट ये देखो यहाँ से जा करके और यहाँ पर इमर्ज हो रही है लाइट, तो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट लाइट जिस फेस से इंसिडेंट हो रही है और जिस फेस से इमर्ज हो रही है, उन दोनों फेसेस के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ा देंगे हम
प्रिज्म के, है ना, तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी इस प्रिज्म के अंदर, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो लैम्बडा क्या है, बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी, है ना, बेबीगोर के अंदर, है ना, ये बात है। और ये फ्रिक्वेंसी क्या है, कम होगी, यहाँ फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है इसके अंदर, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो देखो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, इक्वल टू रहेगा R1 प्लस R2। R2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और देखो जैसे ये इंसिडेंट लाइट आई फर्स्ट फेज से जैसे ही जो है इंटर करेगी तो लाइट क्या है, ये रेयर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम टू डेंसर में जाएगी, तो जैसे ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या होगी, ये जानी तो इंसिडेंट रे ऐसे चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल से क्या होगी, ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम हो जाएगी, तो ये ऐसे दूर हो गई। तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रही है, ये वाला एंगल यहाँ गलत दे रखा है, ये नहीं बन रहा है एंगल, ये है ना, ये एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये एंगल नहीं है, है ना, एंगल कौन सा है, ये है, एक मिनट, ये एंगल जो है ये R1 है ना, ये R1 है, और ये जो एंगल है, क्यों नॉर्मल के साथ बनता है ना एंगल, तो नॉर्मल है, और ठीक है, ये एंगल क्या है, R2 है, ये वाला है ना, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है E, बाहर निकल रहा है। तो देखो अवे फ्रॉम द ये नॉर्मल, सॉरी टुवार्ड द नॉर्मल हो जाएगा ना, ये ऐसे गई, जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये नॉर्मल है, नॉर्मल की टुवार्ड्स हो गई, ऐसे इधर की साइड हो गई, ये डेविएट हो गई, ठीक है। और इधर आगे जाएंगी, जैसे ये दूसरे फेज से टकराएगी तो ये डेंसर टू रेयर में जा रही है, रेयर में जा रही है, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल से क्या होगी, ये जानी तो ये ऐसे चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से और दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, तो ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस बन जाएगा, है ना। तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। ये कैसे होता है, बहुत ईजी है, मैथ है। देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला रेड से बता देता हूँ, ये जो काम बहुत हावी हो रही है, ये वाला जो है ये, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा। तो देखो नॉर्मल क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, है ना। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये ठीक है, इस प्रिज्म के साथ, तो ये एंगल क्या है 90 माइनस, अगर हम इस R1 को घटा देते हैं, ठीक है, ये तो है R1, है ना, और ये टोटल पूरा 90 है यहाँ से, तो ये R1 को घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना, ये देखो ये वाला एंगल, ठीक है। तो क्या होगा 90 माइनस R1 प्लस, ऐसे ये 90 है, इसमें से R2, ये वाला R2 घट जाएगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना, ये वाला इस वाले ट्रायंगल का, तो 90 माइनस R2 प्लस A, ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 90 90 180 180 माइनस 180 क्या होगा, ये 0, और R1 माइनस R2 जो है उधर जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो ये एक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, यानी कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है। तो ईजिली हम देखते हैं, यहाँ से I है, ये I ही जाना चाहिए था, लेकिन कितना डेविएट हो गया यहाँ से, ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन इधर हो गया, यानी कि I माइनस R डेविएट इधर हो गया, I माइनस R डेविएट इधर हो गया, I माइनस R, फिर क्या है इधर कितना डेविएट हो गया, ये जाना चाहिए था E इमरजेंस, ये ऐसे जाना चाहिए था एंगल E, है ना। टोटल डेविएशन देख रहे हैं ये वाला एंगल, तो इसमें से अगर हम R घटा देंगे तो E माइनस R हो जाएगा, है ना। तो I प्लस E, इसको निकाल लेंगे तो हम I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, ये R1 R2 है ना। तो I प्लस E, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे तो I प्लस E माइनस A, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमको ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दोनों फॉर्मूलेज याद रख लेने हैं बस, ठीक है। फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तो डेविएशन बढ़ेगा, ठीक है। मटेरियल ऑफ प्रिज्म का मटेरियल चेंज होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो भी डेविएशन होगा। वेवलेंथ अगर बढ़ेगी
तो डेविएशन कम होगा, ठीक है। कलर डेविएट, रेड कलर जो है वह सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है। वायलेट डेविएट्स मोड्स, वायलेट जो है सबसे ज़्यादा डेविएट होता है क्योंकि वेवलेंथ उसकी क्या है, सबसे कम है। वेवलेंथ कम है तो डेविएशन बढ़ेगा, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेविएशन कम होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखो इसके लिए, ठीक है। तो ये वही है, दोबारा लिख दिया है, नीचे वाला ही है ना। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन हो उसके लिए कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस जो है वह निकल कर आ रहा है, जो रेज है ना। द रिफ्रैक्टेड रे रन पैरेलल टू द प्रिज्म। दो कंडीशन बनती है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल हो जाता है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है प्रिज्म के जो है बेस के साथ जो है पैरेलली बन जाती हैं, तब क्या है, मिनिमम डेविएशन होगा। द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू साइन, ये ब्रैकेट के अंदर ये बड़ा ब्रैकेट मान लेते हैं, साइन ब्रैकेट ए प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, ये टोटल के साथ अपॉन 2 कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ए प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 है ये, है ना। अब इसको देखेंगे ना तो वो ही लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। साइन ब्रैकेट, फिर उसके अंदर भी एक और ब्रैकेट है जिसमें ए प्लस डेल्टा मिनिमम, यानी कि मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, फिर ब्रैकेट बंद है अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं है सिलेबस में, फिर भी ये देख लेते हैं। फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द इट्स कंपोनेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू ए रिफ्रैक्टिव मीडियम। किसी भी रिफ्रैक्टिव मीडियम से वाइट लाइट को पास करवाते हैं तो वह अपने अलग अलग जो है कंपोनेंट्स में कलर जो कंपोनेंट है, जैसे वाइट जो है 7 कलर के अंदर जो है स्प्लिट हो जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला है डेविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म माइनस 1 इनटू ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये क्या है, फॉर थिन प्रिज्म, यही याद रखना है बस। और मैक्सिमम हम थिन प्रिज्म में ही पढ़ते हैं, और इसके अंदर जो है हमें और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्पर्सन पावर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब कंप्लीट नहीं, आगे हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस रहा है, लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, है ना। पढ़ते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कुछ कंडीशंस ऐसी लग गई हेल्थ इशू के कारण कि मैंने बहुत बड़ा गैप ले लिया, अभी भी थोड़ा सही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम आगे करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो, नहीं पहुँचे हैं तो आपको ये थैंक यू वाला वर्ड मिलेगा ही नहीं।